रे ऑप्टिक्स का मीनिंग है लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्टडी करना। लाइट का कौन सा वेव नेचर के बेस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्यों, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, और रिफ्लेक्शन, इन दोनों को हमने स्टडी करना है। तो पहले हम रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन के साथ ही रिफ्रैक्शन भी करेंगे। चलो, मिरर और लेंस दोनों एक साथ करेंगे, करेक्ट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है लाइट का किसी सरफेस से सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाना, और रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है लाइट का मीडियम बदल के दूसरे मीडियम में चला जाना, साथ ही साथ अपने रास्ते से डेविएट भी हो जाना। ये आपका एक सरफेस है, कैसा भी सरफेस हो, लाइट रे इंसिडेंट हुई और लाइट रे एयर से आ रही थी और एयर में ही वापस चली गई, तो ये प्रोसेस है क्या? रिफ्लेक्शन। भले ये सरफेस कैसी भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे ये ट्रांसपेरेंट हो, नॉन ट्रांसपेरेंट हो, कैसी भी हो, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई लाइट रे, तो रिफ्लेक्शन है। और अगर लाइट ने अपना मीडियम बदल दिया, जैसे यहाँ एयर था और नीचे था वाटर, ये सेपरेटिंग सरफेस हो गई दोनों मीडियम के, और लाइट रे ने अपना मीडियम भी बदल दिया, और साथ ही साथ जिस रास्ते से ये चल रही थी वो रास्ता भी इसने बदल दिया। जब दोनों काम एक साथ हो जाए तब हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। अगर मीडियम चेंज कर ले और अपना रास्ता ना बदले तो भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, और अगर रास्ता बदल दे और मीडियम ना चेंज हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। मीडियम चेंज, यहाँ देखो इसने रास्ता बदल दिया लेकिन मीडियम का तो चेंज नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। Bouncing back of light by a surface into the same medium is called reflection. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम विद डेविएशन इन इट्स पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ये दीवारें, छत, ये टेबल आपकी को, हम हमारी भी स्किन, ये सब लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और जो मिरर है, मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मिरर में इमेज दिखाई देती है, इस टेबल में तो इमेज नहीं दिखाई दे रही, फर्श में, दीवार में तो इमेज नहीं दिखाई दे रही। दोनों रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मिरर एग्जीक्यूट करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जबकि बाकी सारी सरफेसेस इरेगुलर रिफ्लेक्शन एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, तो जितनी भी सरफेसेस हमें दिखाई दे रही हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की सरफेसेस जो दिखाई दे रही हैं, सरफेस दिखाई दे रही हैं, वो सब नो इरेगुलर रिफ्लेक्शन से। और जिस सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो सरफेस नहीं दिखाई देती, जिस सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगता है वो सरफेस नहीं दिखाई देती, बल्कि उसमें कुछ दूसरे बॉडीज के इमेज दिखाई देते हैं। और जो सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन करने लगे, जो सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सके, वही सरफेस कहलाती है मिरर। ठीक है, लिखें क्या इस बात को? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। रेगुलर इरेगुलर, जो भी हमें दुनिया दिखाई दे रही है ये सब ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये बुक से, यहाँ से, सब चीजों से इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप इस सामने वाली दीवार को घिस करके स्मूथ कर दीजिए, इतना स्मूथ कर दीजिए कि रिफ्लेक्शन होने लगे, तो यही अब क्या बन जाएगी? मिरर बन जाएगी। मिरर से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंस आप समझ लीजिए थोड़ा सा, हल्का सा। एक तो ये बात याद रखिएगा, क्या, कि जब भी कभी रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इक्वल एंगल आई। और इस इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है।
कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल का, ये रूल हमेशा ही हमेशा फॉलो होना है, हमेशा फॉलो होना है, कोई कहीं कोई एक्सेप्शन इसका नहीं होता। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन, दो तरह की सरफेसेस, एक तो वो सरफेस जो रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकें, दूसरी सरफेस वो जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकें। रेगुलर रिफ्लेक्शन करने वाली सरफेस होती है मिरर। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर एक बंच ऑफ लाइट रेज यानी बीम आ रही है, लाइट रे, पैरेलल लाइट रे, और ये फिर पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस समय अब जो भी रिफ्लेक्शन हुआ ये कौन सा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी पूरी सरफेस एक जैसा ही रिफ्लेक्शन कर रही है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब आपकी सरफेस उबड़ खाबड़ है, जब सरफेस का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, लाइट रेज अगर पैरेलल आती भी है, जैसे सूरज से हम तक जो लाइट रेज आ रही हैं ये सब पैरेलल लाइट रेज हैं, लेकिन सरफेस के स्ट्रक्चर के कारण कोई लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, कोई लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, कोई कोई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, कोई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, तो अब ये कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन से हमेशा बनती है इमेज, सरफेस नहीं दिखाई देती, सरफेस नहीं दिखाई देती कभी भी रेगुलर रिफ्लेक्शन से। हम मिरर देख पाते हैं, हम मिरर देख पाते हैं क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं कि मिरर में हमारी अपनी शक्ल दिखाई देती है, तो हम उसे फील करते हैं कि ये मिरर है। एक्चुअली मिरर तो कभी दिखाई देता ही नहीं है, हम दिखाई दे रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं उसके अंदर, इसलिए हम मान लेते हैं, इसलिए हमें पता बाई बाई डिफॉल्ट कि ये, अगर हम अपनी इमेज देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं? मिरर में देख रहे हैं। लेकिन बहुत छोटे बच्चे के सामने अगर मिरर आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है सामने, क्योंकि वो मिरर नहीं देखता, वो अपने आप को देखता है, जिसने गोद में ले रखा उसे देखता है, दोनों तरफ देखता है, इधर भी है उधर भी है। मिरर नहीं दिखाई देते कभी भी, रेगुलर रिफ्लेक्शन करने वाली सरफेस नहीं दिखाई देती, उस सरफेस से बनने वाली इमेज दिखाई देती है। लेकिन इररेगुलर रिफ्लेक्शन करने वाली सारी सरफेसेस दिखाई देती हैं, दीवार, छत, ये फर्श, ये टेबल, ये आपकी पेपर, ये सब इररेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये हमें सब दिखाई दे रहा है। ठीक है। और जो सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सके वो सरफेस कहलाती है मिरर। मिरर की डेफिनेशन सिंपली यही है, आ सरफेस कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन इज अ मिरर। बाकी सारी डेफिनेशंस लिखी हुई किताबों में बोकस लिखा हुआ है। कोई भी सरफेस अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही, जरूरी नहीं कि वो कांच ही हो, कांच ही हो, कांच जब तक ग्लास डिस्कवर नहीं हुआ था तब भी मिरर बनते थे, सोने के चांदी के मिरर बनते थे। आप चांदी, और एक्चुअली इस समय जो मिरर आप देखते हो वो भी चांदी की सरफेस है, मिरर के पीछे जो पॉलिशिंग है वो चांदी की पॉलिश होती है, वो चांदी है एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन कर रही है। मिरर तो आपने सिर्फ इसलिए लगा लिया कि वो ट्रांसपेरेंट बन जाए चांदी की सरफेस। तो कोई भी सरफेस अगर आप रेगुलर रिफ्लेक्शन करने लायक बना दें उसे, घिस कर, साफ करके, कैसे भी, तो वो मिरर बन जाएगी, जरूरी नहीं कि वो ग्लास ही हो। ठीक है, मिरर से दिखाई देगा इमेज। दो तरह के मिरर हैं, बल्कि तीन तरह के मिरर होते हैं उसमें, एक आप 10th क्लास तक पढ़ चुके हो, प्लेन मिरर। सिंपल सी बात है, प्लेन मिरर कौन सा है? एक ऐसा मिरर जिसकी सरफेस प्लेन है, ये प्लेन मिरर। दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब एक ऐसा मिरर जिसकी सरफेस किसी एक स्फीयर का पार्ट है, एक बड़ा स्फीयर, कांच का या कुछ भी, उसमें से आप एक पार्ट काट लो तो ये स्फेरिकल मिरर बन गया। चाहे वो दबी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है या उभरी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर रिफ्लेक्शन उभरी हुई सरफेस से हो रहा है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर दबी हुई सरफेस से हो रहा है तो ये कॉनकेव मिरर है। लेकिन दोनों ही मिरर, सिंपल सी बात है, किसी ना किसी बड़े स्फीयर का पार्ट है। और तीसरा होता है सिलिंड्रिकल मिरर। सिलिंड्रिकल मिरर हमारे यूज में नहीं आते। सिलिंड्रिकल मिरर आप देखा जरूर है आपने, नया नया घर में जब प्रेशर कुकर आए
तो उसकी ऊपर की सरफेस बहुत बढ़िया चमकदार होती है। नया ग्लास आया, बहुत बड़े चमकदार होती है, तो उसमें बनने वाली जो आपकी इमेज है वो वैसी इमेज नहीं है जैसी इमेज आप अपने शीशे में देखते हैं, लुकिंग ग्लास में देखते हैं। उसकी इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट है बिल्कुल। वो सिलिंड्रिकल मिरर है। वो मिरर इस टाइम कैसा है? क्यों? स्फेरिकल सिलिंड्रिकल में डिफरेंस है। स्फीयर ऐसे घूमा हुआ है, सिलिंड्रिकल ऐसे घूमा हुआ है। ये सरफेस है, किनारे इसके एक ही प्लेन में आ रहा है। एनीवे सिलेंडर का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तो दो तरह के मिरर हो गए, एक तो हुआ प्लेन मिरर जिसकी सरफेस प्लेन होती है, दूसरे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपके सिलेबस में है, तो थोड़ा सा इसके बारे में, इसके टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स की टर्मिनोलॉजी। स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, स्फेरिकल मिरर एक्चुअली किसी ना किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं। स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, मैं दो बना रहा हूं यहाँ। ये दो सर्कल बना लिए, स्फीयर है एक्चुअली। तो हर सर्कल का, क्योंकि ये स्फीयर के पार्ट है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है। अब इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट आपने ले लिया, यहाँ ये पार्ट ले लिया। और कांच का, एक्चुअली कांच का होता है ज्यादातर केस में, लेकिन जरूरी नहीं कांच का ही हो। जहां आप पीछे इस तरह की स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता आपकी पॉलिश्ड सरफेस को। पॉलिश्ड सरफेस, पीछे वाली क्या सरफेस है? पॉलिश्ड। लेकिन इसके अपोजिट वाली ये सरफेस है कौन सी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे एक्चुअली रिफ्लेक्शन होना है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक। अब इसकी टर्म्स, सबसे पहले समझिए वर्ड पोल। ये यहां से यहां तक का मिरर है। ये मेरा हाथ एक मिरर, एक पूरे स्फीयर का एक पार्ट। इस फिजिकल स्ट्रक्चर का जो भी सेंटर है खुद इस मिरर के ऊपर, इस पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर का सेंटर इस मिरर, खुद मिरर के ऊपर, इसे हम कहेंगे पोल। मिरर पर ही होगा हमेशा, ये मिरर के बाहर नहीं होगा कभी भी। ये पोल है। अगर आप मिरर का साइज बदल दें तो पोल की पोजीशन बदल जाएगी। अगर मिरर ये पूरा लिया है तो यहां कहीं होगा पोल। अगर मिरर केवल इतना है तो पोल अब कहाँ? यहां पहुंच जाएगा। जो भी आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है मिरर का, इस फिजिकल स्ट्रक्चर का सेंटर कहलाएगा पोल। ठीक है। तो कहां बना पोल? ये बन गया आपका पोल, जिसे कि हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां दूसरा बना रहा हूं, ये आपका स्फीयर का पार्ट हुआ, और ये साइड हो गई आपकी क्या? पॉलिश साइज। और इस बार ये साइड साइज कौन सा है? जो रिफ्लेक्टिंग साइज है, याद रखिएगा, रिफ्लेक्टिंग साइज को हम हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं। अगर कहीं कोई खास रिक्वायरमेंट ना हो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड पर, इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से राइट की साइड में। तो ये आपकी क्या बन गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फिजिकल स्ट्रक्चर का जो सेंटर है, ये बना आपका पोल बन गया। अब एक लाइन, जो सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर में से काट के आपने मिरर बनाया है, इस सेंटर और पोल को जो मिला रही है लाइन, और मिरर से पास होते हुए जाए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपने मिरर काट कर आधा कर दिया तो पोल अलग जगह चला जाएगा।
और अब प्रिंसिपल एक्सिस भी बदल जाएगी इसकी। जिस स्फीयर का पार्ट है आपका मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का सेंटर ही कहलाता है, मैं अलग से यहां लिख दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, पासिंग थ्रू द मिरर। मिरर के दोनों तरफ पास हो रही है, इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंडेड है। यहां भी आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन जो आपके मिरर के आर पार जा रही है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट। एक लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां ये दबी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये मिरर आपका कौन सा मिरर है? इट इज कॉनकेव। और जब उभरी हुई सरफेस से, बल्जिंग आउट सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो चाहे कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों के लिए आपने एक लाइट रे ली विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाए रिफ्लेक्शन के बाद, ये पॉइंट है आपका फोकस पॉइंट। कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर का मतलब होता है हमेशा लाइट को वापस भेजने वाले सरफेस, बाउंस करने वाली सरफेस। यहां लाइट पीछे नहीं जाएगी मिरर के, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी तरफ चली जाएगी जहां से वो आ रही थी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज्ड लग रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से डाइवर्ज्ड एपियर हो रही है, दिस पॉइंट इज फोकस। कॉनकेव लेंस के लिए फोकस आपका रियल फोकस है। कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस रियल फोकस नहीं है, वर्चुअल फोकस है ये। समझिए बात। कॉनकेव मिरर के लिए रियल फोकस है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉइंट वर्चुअल है। इट एपियर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम एफ। एफ से एक्चुअली पास नहीं हो रही, पीछे चला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पीछे चले गए। समझिए बात। पोल से लेकर पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यानी कि उस स्फीयर की रेडियस जिस स्फीयर में से काटकर आपने मिरर बनाया है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। पोल से लेकर के फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस, पोल से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये आपकी फोकल लेंथ एफ। पोल से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ एफ। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करनी है तो आपको चलना पड़ेगा पोल से, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सेंटर से पोल की तरफ नहीं। फोकल लेंथ आपको मेजर करनी है तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा पोल, और फिर पोल से आप पहुंचेंगे फोकस पॉइंट तक। फोकस से पोल की तरफ चलना अलाउड नहीं है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम
पोल, पोल से ही मेजर करनी है। जो डिस्टेंस पोल से मेजर करने के लिए आपको इंसिडेंट लाइट के अपोजिट चलना पड़े, वो डिस्टेंस कैसी है? निगेटिव। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों ही नेगेटिव। जिस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको पोल से चलना पड़े, इंसिडेंट लाइट की ही डायरेक्शन में चलना पड़े, तो ये डिस्टेंस कैसी है? पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। तो लेंस भी हम यही डिस्कस कर लें। एक बात और याद रखनी है हमें कि चाहे हम मिरर बनाएं या लेंस बनाएं, मिरर की जो एक कर्वेचर है, जो घुमाव है, ये हमें बहुत हल्का बनाना है। मतलब अभी तो हमने डेफिनेशन के लिए वो सर्किल बना लिया था, अदरवाइज जब हमने मिरर बनाना होगा किसी डायग्राम में, तो मिरर का घुमाव इतना हल्का रखेंगे, नहीं के बराबर। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पॉलिशिंग हो जाएगी और ये साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। और अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, ये तो बन गया क्या? कॉनकेव। कॉन्वेक्स बनाना है तो भी कर्वेचर बिल्कुल मामूली सा कर्वेचर दिया जाएगा, हल्का सा बिल्कुल। यहाँ आपकी पॉलिशिंग हुई और ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स मिरर बन गया। कर्वेचर अगर आपने इसका ज्यादा दे दिया, इतना घुमाव दे दिया, है तो ये अब भी मिरर, लेकिन जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं, वो सब इनवैलिड हो जाएंगे इसके लिए, अगर आपने कर्वेचर ज्यादा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर छोटी है, तो सारे फॉर्मूले, सारी इक्वेशंस इनवैलिड हो जाएंगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी है, बड़े से स्फीयर में से आपने काट के मिरर बनाया है, तो ही एप्लीकेबल है सारे के सारे। अभी हम डेरिवेशन करेंगे, वहां ये बात आपको और समझ आ जाएगी। तो इसी तरह से जब हमने लेंस बनाना होगा, तो लेंस बनाने के लिए हमें उसके दोनों सरफेसिस की कर्वेचर बहुत हल्की रखनी होगी। पतला लेंस बनाना है हमें। क्या बनाना है? थिन लेंस। जो भी हम डेरिवेशन करेंगे वो थिन लेंसेज के लिए होगा। अगर वो फॉर्मूले, वो इक्वेशंस इस लेंस पर हम एप्लीकाई करने लगे, तो नहीं एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा ये। तो लेंस कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। इसी तरह कॉनकेव लेंस जब हमने बनाना है, तो बहुत ध्यान से इसका बिल्कुल पतला लेंस बनाना है, बिल्कुल जैसे कुछ है ही नहीं, कर्वेचर कुछ है ही नहीं। थिन लेंस बनाना हमने, ये कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का डिफरेंस या इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस आपका थिक है एट सेंटर, थिन एट एज, किनारे पर पतला है, बीच में मोटा, किनारे पर पतला। और कॉनकेव लेंस कैसा है? थिक एट थिक एट एज, ठीक है, थिन एट सेंटर, करेक्ट। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस बीच में पतला, किनारों पर, सॉरी, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो गया, ठीक है। अगर मैं ये लेंस बनाऊं, तो ये क्या है? हम्म क्यों है कॉनकेव?
बिल्कुल सही बात है। बीच में से पतला है, किनारों पर से मोटा है, तो ये कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव है। कौन सा लेंस है? ये लेंस कॉनकेव लेंस है। ये भी लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस है। सिंपल सी बात है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा है तो वो कॉनकेव है। लेकिन कॉनकेव लेंस की यहाँ एक सरफेस प्लेन हो गई, तो प्लेन हो। कॉनकेव लेंस की एक सरफेस उभर हुई हो गई, कॉन्वेक्स हो गई, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसी तरह कोई भी लेंस जो बीच में मोटा होगा वो कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए भी कुछ छोटी मोटी टर्म्स समझ लेते हैं। यही सारी टर्म्स। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना रहा हूं पहले, पतला सा कॉन्वेक्स लेंस। सारे फॉर्मूले थिन लेंस के लिए ही एप्लीकेबल है, थिक लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस सरफेस का अपना फिजिकल सेंटर, दूसरी सरफेस का अपना फिजिकल सेंटर, ये क्या है आपके? पोल्स हो गए P1 P2। ये जो सरफेस है आपकी, इट इज पार्ट ऑफ सम स्फीयर, किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है ये सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस सरफेस का, दूसरी वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऐसे ही फर्स्ट सरफेस, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सम स्फीयर, किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है वो, तो वहां C1 उल्टे हैं, C1 C2 राइट लेफ्ट साइड में, C1 राइट साइड में। और फिर वही बात आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अब हम यहाँ कहेंगे C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन जो लेंस से पार जा रही हो, ये क्या बन गई आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों ही सरफेस के जो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं ये पोल कहलाएंगे। करेक्ट। उसके बाद अक्सर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये मानकर चलते हैं कि जितना भी लाइट का डेविएशन हुआ है रास्ते से, जितना भी एंगल पर वो मुड़ी है, वो सब इस बीच वाली लाइन पर मुड़ी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता जबकि, लेकिन फिलहाल हम इसे समझ लेते हैं, इसको डिटेल और लेंस मेकर फॉर्मूले में समझेंगे। तो एक लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद लेंस के दूसरी साइड, लाइट रे को हमेशा लेंस के पार जाना है, हमेशा लेंस के पार जाना है लाइट रे को। लेंस से ट्रांसमिट होना है लाइट रे को, पार निकलना है। ट्रांसमिटेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी, इट इज फोकस। लेकिन इस फोकस का भी एक नाम है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा जिससे पास होने वाली लाइट रे, यानी कि लेंस तक पहुंचने से पहले ही लाइट रे इस पॉइंट से पास होती हुई जा रही है, लेंस पर पहुंचने से पहले ही, और लेंस से ट्रांसमिट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये पॉइंट भी क्या है? फोकस है। लेकिन अब ये कौन सा है?
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। और ये जो सेंटर वाली लाइन आपने बनाई है, ये जिस जगह इंटरसेप्ट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये लिखा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। एक्चुअली ये नहीं है ऑप्टिकल सेंटर, कुछ और होता है, लेकिन थिन लेंस के लिए हम यही मान लेते हैं इसे। थिन और सिमिट्रिकल। सिमिट्री का मतलब जितनी कर्वेचर इस साइड है उतनी कर्वेचर दूसरी साइड है, दोनों साइड की कर्वेचर सेम हो अगर और पतला लेंस है, तो हम ये मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर P1 P2 के बिल्कुल बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस पर है। हालांकि ये ऐसा नहीं है, कुछ और कहीं और होता है। ठीक है। ये आपका हो गया कौन किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है। प्रिंसिप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के सेकंड प्रिंसिपल तक की डिस्टेंस, ये कहलाती आपकी फोकल लेंथ। क्योंकि आप इंसिडेंट लाइट की ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ये कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है। लेंस की फोकल लेंथ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस नहीं लेनी है। सिमिट्रिकल लेंस के लिए ये दोनों इक्वल होगी, और सिमिट्रिकल की ही स्टडी आपके सिलेबस में भी है। लेकिन अगर नॉन सिमिट्रिकल है, नॉन सिमिट्रिकल लेंस कैसा होता है? नॉन सिमिट्रिकल लेंस जिसकी एक साइड कर्वेचर कुछ और है, दूसरी साइड की कर्वेचर कुछ और है, दिस इज नॉन सिमिट्रिकल। एक साइड सरफेस बहुत जबरदस्त घूमी हुई, दूसरी साइड की सरफेस हल्की सी घूमी हुई, ये आपके स्कोप के बाहर है। ठीक है। तो यहाँ F1 और F2 दोनों डिफरेंट होती है। एनीवे, ऑप्टिकल सेंटर भी वहाँ बीचों बीच नहीं होता, लेकिन यहाँ फोकल लेंथ का मीनिंग हमेशा क्या होगा? बाय डिफॉल्ट फोकल लेंथ का मीनिंग है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के सेकंड प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात बनी। कॉनकेव लेंस के लिए भी लगभग ऐसा सही है सब कुछ। पतला लेंस बिल्कुल, बहुत हल्की सी कर्वेचर वाला। ये आपके P1 और P2 बने। लेकिन इस बार क्या होगा देखो, इस बार आपके C1 C2 की पोजीशन बदल जाएगी। ये आपकी फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ बनेगा आपका C1 और ये बनेगा C2। C1 C2 को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। यहां भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लेंस के बीचों बीच, और सारा का सारा डाइवर्जन माना जाता है इसी लाइन पर, जबकि डाइवर्जन दो अलग अलग सरफेसेस पर होता है। ये लेंस मेकर फॉर्मूले में अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ। ठीक है। एक लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और लाइट रे को लेंस के दूसरी तरफ जाना है, पार जाना है, पार जाना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये डाइवर्स्ड एपियर हो, ये आपका बना कौन सा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। पोजीशन बदल गई है सेकंड प्रिंसिपल फोकस की। एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ को आ रही थी। ये इस पॉइंट की तरफ लाइट रे आ रही थी, लेकिन वहां उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले बीच में लेंस अड़ गया। अगर ये लेंस ना होता तो यहां पहुंच जाती, लेकिन यहां पहुंचने से पहले लेंस बीच में आ गया, और लेंस ने इसे ट्रांसमिट कर दिया
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस पॉइंट की तरफ ये लाइट रे आ रही थी, ये आपका हो गया कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट से डाइवर्ज अपियर हो वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट की तरफ आने वाली लाइट रे पैरेलल रिफ्रैक्ट हो जाए, पैरेलल ट्रांसमिट हो जाए, एक्चुअली रिफ्रैक्ट भी नहीं, ये पॉइंट कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। और अब आपको क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ा तो ये निगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस निगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर है, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर, कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है कन्वर्जिंग। क्यों है कन्वर्जिंग? ये लाइट रे, ये रेड वाली लाइट रे, अगर लेंस बीच में ना आता तो ये रेड वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर 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 जा रही थी, इसने लेके प्रिंसिपल एक्सिस के पास ला दिया। ये लाइट रे कौन सी वाली? ये ब्लू वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 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 चल रही थी, लेंस ने से क्या कर दिया? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुका दिया। अगर दो लाइट रे आप यहां ले लोगे, एक लाइट रे यहां, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, यानी दोनों इंसिडेंट रे एक जगह कन्वर्ज हो गई। तो इसका नेचर कैसी है? कन्वर्जिंग। यहां लाइट देखिए ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रही थी, लेकिन बीच में लेंस आ गया, इसने प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटा दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो यहां कॉनकेव लेंस की नेचर डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स लेंस की नेचर कन्वर्जिंग, कॉनकेव लेंस की नेचर डाइवर्जिंग। साइन कन्वेंशन लिखिए, साइन कन्वेंशन इन रे ऑप्टिक्स। पहला साइन कन्वेंशन, light is incident from left hand side to right hand side. Second, all the distances on principal axis, all the distances along principal axis are measured from pole of mirror or optical center of lens. Third point, all the distances along principal axis in the direction of incident ray are positive and vice versa. All the distances up the principal axis are positive and vice versa.